कांग्रेस पार्टी आजकल हर आलोचना का जवाब एक ही वाक्य में देती है, जाति जनगणना करा के रहेंगे। पार्टी ना इसके फायदे गिना पा रही है और ना ही ये कि इसका नुकसान क्या है। लेकिन हाँ, जाति जनगणना के नाम पर राजनीति खूब हो रही है। 3000 से भी अधिक जातियों और 25,000 से भी अधिक उपजातियों वाले देश में जातिगत पहचान को और आगे किया जा रहा है। जातिगत भेदभाव को और गहरा किया जा रहा है। जाति आधारित राजनीति को फिर से जिंदा भी किया जा रहा है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकारों में से एक रहे योगेंद्र सलीम यादव को आगे किया है अपने एजेंडे का बचाव करने के लिए। दरअसल इसकी वजह यह है कि योगेंद्र यादव शब्दों को तोल मोल के बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और खुद को सेफोलॉजिस्ट जैसे भारी भरकम उपाधि से नवाजते हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर समझाया है कि जातिगत जनगणना आखिर क्यों जरूरी है। योगेंद्र यादव को मिला सलाह, एक्सरे मशीन जाति नहीं पूछती। वो अपनी बात शुरू करते हैं एक एक्सरे सवाल से कि किसी भी चीज के पक्ष या विपक्ष में होने की शर्त होती है कि अगर वो जरूरी और संभव है तो उत्तर हाँ होता है, और वो जोखिम भरा या फिर पहुंच से बाहर हो तो उत्तर ना होता है। अगर योगेंद्र यादव हाँ या ना के निर्णय के लिए 5 बिंदु गिनाते हैं और उनकी ही बिंदुओं के हिसाब से पता चलता है कि जाति जनगणना जरूरी नहीं है। चूंकि योगेंद्र यादव ने अपनी बात ट्विटर से शुरू की यानी एक्स पर लिखी है, इसलिए पहले तो उन्हें ये बताना जरूरी है कि आज तक किसी भी एक्सरे मशीन ने किसी व्यक्ति की जाति नहीं बताई। उसके शरीर को स्कैन करके कहाँ फ्रैक्चर है ये तो बताया, शरीर के अंदर क्या समस्याएं हैं ये भी दिखाया, लेकिन किसी की जाति नहीं बताई। दूसरी बात ये कि एक्सरे मशीन किसी के शरीर को स्कैन करने से पहले जाति नहीं पूछती। बिना जाति पूछे मशीन उसके तस्वीर निकाल देती है। खैर, अब पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले योगेंद्र यादव कहते हैं कि कोई समस्या अथवा रोग है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि उसका समाधान किया जाए या फिर नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जातिगत भेदभाव रहा है, लेकिन जिन जातियों को ओबीसी या SC/ST में डाला गया है उनमें भी आपस में भेदभाव रहा है। ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने SC/ST में आरक्षण के आधार पर उपवर्गीकरण का आदेश देते हुए कहा था। उदाहरण के तौर पर अक्सर ये कहा जाता है कि कोई ब्राह्मण किसी डोम समाज के व्यक्ति के घर में पानी नहीं पीता, लेकिन उदाहरण के लिए ये पूछा जा सकता है कि क्या OBC में शामिल यादव, निषाद, कुर्मी या फिर SC/ST में ही शामिल जाटव, मीणा या फिर पासी समाज के लोग क्या किसी मुसहर या फिर डोम समाज के घर में पानी पीते हैं? एक दूसरे की जाति में शादी विवाह करना तो दूर की बात है, क्या इसे भेदभाव की श्रेणी में गिना जा सकता है या नहीं? तो हाँ, भेदभाव है और इतिहास में भी रहा है ये भेदभाव। लेकिन क्या दमा के रोग में गठिया की दवाई चलाई जा सकती है? अगर योगेंद्र यादव कहते हैं कि किस जाति के कितने लोग हैं, ये गिनती कर लेने से रोग खत्म हो जाएगा या समस्या का समाधान हो जाएगा, तो उनके अंदर का सलीम कुछ ज़्यादा ही जाग उठा है या फिर बुद्धिजीवी होने की आड़ में वो प्रपंच चला रहे हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना का मतलब सिर्फ जाति गिनने से नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी इमारत का स्टोर हाउस है। लेकिन क्या वो भूल जाते हैं कि आज तक ऐसे जितने भी आंकड़े आए हैं उनका इस्तेमाल गरीबों के उत्थान के लिए कम और राजनीति के लिए अधिक हुआ है।
उदाहरण के रूप में आप मंडल आयोग को ही ले लीजिए। इसने ओबीसी को 52% आरक्षण देने की सिफारिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किए जाने को असंवैधानिक करार दे चुका है। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। उस दौरान से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, सैकड़ों छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और खुद वीपी सिंह नेपथ्य में चले गए। अगर ये फैसला उतना ही क्रांतिकारी होता तो ओबीसी समाज विश्वनाथ प्रताप सिंह को वैसे ही पूज रहा होता जैसे दलित भीमराव अंबेडकर को पूछते हैं। बाद में ओबीसी में भी सुप्रीम कोर्ट को क्रीमी लेयर की व्यवस्था करनी पड़ी, अर्थात जो अमीर हो गए उन्हें आरक्षण छोड़ने का नियम बनाना पड़ा। ओबीसी के नाम पे राजनीति ही हुई, समाज को क्या मिला? ओबीसी समाज के नेता होने के नाम पर करोड़ों रुपयों के घोटालों में लालू यादव के नाम सामने आए। मुलायम सिंह यादव पर सैकड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा और यहाँ तक कि बिहार में कुछ खास सामान्य वर्ग की जातियों को निशाना बनाते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दिया जाने लगा। रोहिणी आयोग ने पाया कि ओबीसी के लिए आरक्षित नौकरियां एडमिशन में 97% सीटें सिर्फ 1/4 जातियों को दी गई। और तो और आयोग ने अध्ययन के बाद ये भी पाया कि 24.95% सीटें तो ओबीसी की सिर्फ 10 जातियों में बंट गई। समस्या ये है कि एक बार इस तरह के फैसले के लिए जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखने, पुनः समीक्षा या परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव का कोई मौका ही नहीं रहता। ये 100 साल बाद भी ये मौका नहीं रहता। सिफारिशों के बावजूद ओबीसी वर्ग में उपवर्गीकरण की सलाह ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। जब ऐसा कुछ फैसला होगा फिर योगेंद्र यादव जैसे लोग आग लगवाने के लिए बिहार निकलेंगे और लेख लिखेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जज राघवेंद्र कुमार के नेतृत्व वाले पैनल ने भी ओबीसी के उपवर्गीकरण की सिफारिश की। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जाति के अलावा अन्य चीजें भी नोट की जाएंगी, जैसे खाना गैस चूल्हा पर बनता है या मिट्टी के चूल्हे पर, बिजली पानी की व्यवस्था है, घर की स्थिति कैसी है और भी बहुत सारी चीजें। अगर सामाजिक आर्थिक सर्वे ही कराना है और उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का उत्थान, तो फिर जाति पूछने की क्या जरूरत है? बिना जाति पूछे ही सर्वे कराकर उन तक सरकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाए जा सकते हैं। जाति पूछने पर क्यों भड़कते हैं राहुल गांधी? योगेंद्र यादव तर्क देते हैं कि गांव बस्तियों में सबको एक दूसरे की जाति पता है, इसलिए जाति पूछना बड़ी बात नहीं है। फिर संसद में राहुल गांधी की जाति जब पूछ दी गई थी तो वो क्यों उखड़ गए थे? अखिलेश यादव क्यों उखड़ गए, चिल्लाने लगे? यानी एक नेता को विशेषाधिकार है कि वो अपनी जाति ना बताए, लेकिन वही नेता चाहता है कि देश के लोग अपना नाम पीछे लें और अपनी जाति आगे करें। वाह, ये तो राजनीति है, तो आपसी संघर्ष मांगती है, खून मांगती है, गृह युद्ध मांगती है। कास्ट आइडेंटिटी को और मजबूत कर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के पीछे और क्या उद्देश्य हो सकता है? असली मंशा तो राम मंदिर को लेकर एक हुए हिंदुओं को बांटना है। फूट डालो और राज करो। शायद अंग्रेजों के जमाने में ही कांग्रेस ने ये सीख लिया है। हमारी नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उत्थान की होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। प्रतिनिधित्व जबरन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके लिए पहला सक्षम बनाना आवश्यक है। ऐसे नहीं होगा तो घाटा सरकारी कामकाज का होगा। वोट बैंक की राजनीति से बचना है तो बिना जाति पूछे हर परिवार का सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाइए। भेदभाव का मूल कारण दुनिया भर में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है। योगेंद्र यादव जाति जनगणना के बाद इस पर आधारित फैसले के क्विक इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। क्या ये लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? 150 करोड़ लोगों के देश में चुपचाप सब कुछ कैसे किया जा सकता है? उस देश में जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। और हाँ,
चोरी का काम तो शैतान का होता है, ये हमने बचपन से सुना है। चोरी छिपे कुछ करने की सलाह दी जा रही है, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा झोल है। योगेंद्र यादव कहते हैं, अपने एक्स पर उन्होंने बोला है कि ये निर्णय नहीं लिया जा सकता कि ऑपरेशन होगा या नहीं। यहाँ तो वो बिना एक्सरे के सीधे अंगदान की बात कर रहे हैं, जबकि मरीज को सिर्फ बुखार ही हुआ है। जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाइए, पिछड़े समाज को सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाइए और उसके क्षेत्रों में विकास कार्य की गति को तेज कीजिए। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए, जाति गिनकर राजनीति करना नहीं। एक तरफ योगेंद्र यादव बाबा साहेब के सपनों की बात करते हुए जाति मिटाने की भी बात करते हैं, दूसरे तरफ ये भी चाहते हैं कि हर कोई अपनी जातिगत पहचान आगे करे। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? योगेंद्र यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रणनीतिकार रहे हैं। राहुल गांधी जाति पूछने पर भड़क जाते हैं, बाकी पूरे देश की जाति जानना चाहते हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और हाँ, योगेंद्र यादव का इतिहास अगर देखा जाए तो उन पर भी कई आरोप रहे हैं। कुछ आरोप मैं गिनवाती हूँ। उन्होंने सीएए को लेकर कई बार झूठ फैलाया था। योगेंद्र यादव वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, इतनी जल्दी में तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। किसान आंदोलन के समय वो किसान नेता बने हुए थे। एनपीआर को लेकर उन्होंने झूठ पे झूठ बोला था कि इसके तहत माता पिता के जन्म स्थान के बारे में पूछा जाएगा, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उन्होंने झूठ फैलाया था कि मुस्लिमों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इस कारण एनपीआर के आंकड़े इकट्ठे कर रही कर्मचारियों पर हमले भी हुए थे और वो कर्मचारी मुस्लिम महिलाएं ही निकली थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस की क्या मंशा है। अब ये आपको तय करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।